हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 जनवरी के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं? तो वो है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जी बने हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर किसके? रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के। अब ये जो ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन है ये अक्सर कर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो रिसेंटली जो भी ब्रांड एम्बेसडर बना है तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इज गिवन टू हाउ मेनी चिल्ड्रन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये टोटल 19 बच्चों को दिया गया है एंड आउट ऑफ दिस 19 चिल्ड्रन 9 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं। राइट, ये अवार्ड 19 बच्चों को दिया गया है, पहली बात ये याद रखनी है। सेकंड किसने दिया है? हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। और ये जो सेरेमनी है ये कहाँ पे हुई थी? विज्ञान भवन में हुई थी। राइट, विज्ञान भवन में ये सेरेमनी हुई थी। कब हुई थी? 22 जनवरी को हुई थी। और ये जो अवार्ड दिया गया है ये टोटल 6 कैटेगरीज में दिया गया है। कौन कौन सी है ये 6 कैटेगरीज? फर्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में 7 अवार्ड्स दिए गए हैं। ब्रेवरी के फील्ड में 1, इनोवेशन के फील्ड में भी 1 अवार्ड गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में 1 अवार्ड दिया गया है। सोशल साइंस के फील्ड में टोटल 4 अवार्ड्स दिए गए हैं और स्पोर्ट्स के फील्ड में 5 अवार्ड्स दिए गए हैं। राइट, नेक्स्ट इन द 4th विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स बैग द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन द सिविल एविएशन सेक्टर। सिविल एविएशन सेक्टर में जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड है वो कौन से एयरपोर्ट को दिया गया है? तो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड गोज टू दिल्ली एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम क्या है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 2 एयरपोर्ट्स हैं जिनको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है सिविल एविएशन सेक्टर में। कौन से अवार्ड शो में दिया गया है? विंग्स इंडिया 2024 में दिया गया है। ये जो विंग्स इंडिया 2024 का जो इवेंट था ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट रहा है। और कहां पे हुआ था ये? तेलंगाना में, हैदराबाद में। राइट, और इस इवेंट में बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया है? बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। एयरलाइन का अवार्ड दिया गया है विस्तारा एयरलाइन को। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का अवार्ड एयर इंडिया को दिया गया है और रीजनल कनेक्टिविटी का अवार्ड अलायंस एयर को दिया गया है। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें, इंडिया के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इंडिया का 2030 का एम क्या है? इंडिया का 2030 का एम है कि हमारे इंडिया के जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स होंगे वो 300 मिलियन हो जाएंगे बाय 2030 अंडर उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। Who receives इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड इन दुबई। दुबई में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड किसको दिया गया है? जियानी इन्फेंटिनो को। राइट, नेक्स्ट है, व्हाट इज ओनाविलू। ओनाविलू क्या है? ओनाविलू एक सेरेमोनियल बो का नाम है। सेरेमोनियल बो कैसा है? ये कुछ इस टाइप का है, सेरेमोनियल बो। राइट, ओनाविलू इज अ सेरेमोनियल बो दैट इज प्रेजेंटेड टू द डिटी ऑफ पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जो है केरला में, वहां पे ये जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है इस बो को। राइट, और इसको बनाता कौन है? इसको केरला की जो विलायल विदु फैमिली है, विलायल विदु फैमिली जो है केरला की, वो इस बो को बनाने का काम करती है, ओनाविलू को बनाने का काम करती है। और ये जो बो बनाया जाता है इसमें लॉर्ड विष्णु की जितने भी इनकारनेशंस है, जितने भी अवतार है लॉर्ड विष्णु के, टोटल 10 अवतार है, इसके 10 अवतार इस बो के ऊपर प्रेजेंट किए जाते हैं, डिपिक्ट किए जाते हैं। और इस बो को बनाने के लिए कदम्बा एंड महोगनी ट्रीज की लकड़ी को यूज किया जाता है। राइट,
जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे व्हाट इज ओना विल्लू, ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी लेवल पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी के ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिचुएटेड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो टॉलेस्ट स्टैच्यू है वो रिसेंटली विजयवाड़ा में बनाया गया है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा कहां पे है? आंध्र प्रदेश में, राइट। अब ये जो स्टैच्यू है अंबेडकर स्टैच्यू, दिस इज द टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू है, जिसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। इसको स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस भी बोला जाता है। और ये स्टील एंड ब्रास का बना हुआ है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 206 फीट है टोटल स्टैच्यू की हाइट, जिसमें से 125 फीट का स्टैच्यू है। ये जो ऊपर वाला स्टैच्यू है ये कितने का है? 125 फीट का है। और 81 फीट का इसका प्लेटफॉर्म है नीचे का, राइट। तो टोटल हाइट कितनी होगी? 206 फीट। ये रहा इसका स्टैच्यू। नेक्स्ट है, वेयर विल बी द ऑल इंडिया सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन एट 2047 वे अहेड हेल्ड। कॉन्फ्रेंस कहां पे हो रही है? वाटर विजन की जो कॉन्फ्रेंस है ये हो रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां पे हो रही है? महाबलीपुरम में। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में होगी। कब होगी? 23 एंड 24 जनवरी को हो रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसके लिए एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है फॉर ए वाटर सिक्योर फ्यूचर। फॉर अ वाटर सिक्योर फ्यूचर बुक का नाम है। एक बुक भी आई है जिसका नाम है जल शक्ति अभियान कैच द रेन अ जर्नी। ये है बुक का नाम, राइट। First All India Annual State Ministers Conference on Water held on 5th and 6th of January 2023 at भोपाल मध्य प्रदेश। जो इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस है। जो इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर पे, वो कब हुई थी? 2023 में। 2023 में 5th एंड 6th जनवरी को हुई थी। कहां पे हुई थी? मध्य प्रदेश में, भोपाल में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर वॉज 19th नाम समिट हेल्ड। नाम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो 19th समिट हुई है, 19th समिट कहां पे हुई है इसकी? तो इसकी 19th समिट हुई है युगांडा में। युगांडा में कहां पे हुई है? युगांडा में हुई है कंपाला में, ठीक है। कब हुई थी? 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में ये समिट हुई थी। नाम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट, राइट। अब हुआ क्या था जब ये नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी? उस टाइम पे क्या चल रहा था? 1961 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है। तो उस टाइम पे क्या था? दो मेजर पावर थी। कौन कौन सी? एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, रशिया, जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। तो अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जो कंट्रीज यूएस को ज्वाइन करना चाहती है वो यूएस को ज्वाइन कर सकती है, जो कंट्रीज रशिया को ज्वाइन करना चाहती है वो रशिया को ज्वाइन कर सकती है। और वो कंट्रीज जो ना तो यूएस को ज्वाइन करना चाहती है और ना ही रशिया को ज्वाइन करना चाहती है, वो कहां पे आ जाएगी? नाम के मेंबर कंट्री बन जाएगी। तो एट प्रेजेंट इसकी टोटल 120 मेंबर कंट्रीज है, राइट। नाम कब बना था? 1961 में ये बनी थी बेलग्रेड में। और उस टाइम पे बेलग्रेड का नाम क्या था? यूगोस्लाविया, राइट। और इस साल जो इसकी मीटिंग हो रही है नाम की, तो उसका थीम क्या है? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। थीम वगैरह एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। और इसको हमारे जो इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट करा था? डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। ये डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? ये हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, जिसको बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली विच लैंग्वेज इज इंक्लूडेड एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। तो वैसे अगर हम रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज की बात करें तो इंडिया में टोटल 6 क्लासिकल जो लैंग्वेजेस है उनको रिकॉग्निशन दी गई है। अभी 3 लैंग्वेज है जिनको अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है कि फारसी को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, राइट। फारसी को अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, 2000 में आई थी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2000 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो फारसी है, जिसको पर्शियन भी बोलते हैं, इसको वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड किया जाएगा,
राइट। तो इसमें अब देखो, अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट की बात है, रिसेंटली अभी ये फारसी को भी डिसाइड करा है कि इसको भी हम क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड करेंगे। इससे पहले 2000 में इन्होंने डिसाइड करा था कि पाली एंड प्राकृत को भी जो है प्रिजर्व करने के लिए हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में ऐड करेंगे। जो फारसी लैंग्वेज है ये एक इंडो ईरानियन लैंग्वेज है। फारसी कौन सी लैंग्वेज है? इंडो ईरानियन लैंग्वेज है, राइट। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी है इंडिया की? एक तो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। ये है 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस जिनको रिकॉग्निशन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ये 3 है जिनको अभी डिसाइड किया गया है कि इनको प्रिजर्व करने के लिए इनको भी हम ऐड करेंगे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2000 की इंडिया की, उसमें पाली एंड प्राकृत को पहले अब इन्होंने बोला था, डिसाइड किया था कि इसको भी हम क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड करेंगे। अब रिसेंटली इन्होंने डिसाइड किया है कि फारसी को भी पाली एंड प्राकृत के साथ प्रिजर्व करने के लिए इसको भी हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो अगर इन तीनों को रिकॉग्निशन मिल गई तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस हो जाएगी हमारे पास 9, राइट। अब किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में ऐड करने का क्राइटेरिया क्या होता है? उसकी पुरानी हिस्ट्री होनी चाहिए, 1500 से 2000 साल पुरानी हिस्ट्री होनी चाहिए, ओरिजिनली लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, और वो जो मॉडर्न फॉर्म्स की जो लैंग्वेजेस है उससे बिल्कुल अलग होनी चाहिए वो लैंग्वेज। ये इसका क्राइटेरिया है किसी भी लैंग्वेज को जो है क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में ऐड करने का, राइट। हमारी जो लैंग्वेज है टोटल जिनको रिकॉग्निशन मिली हुई है इंडिया में, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस जिनको इंडिया में रिकॉग्निशन दी गई है हमारे 8th शेड्यूल के अंडर, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। टोटल कितने शेड्यूल है हमारे? टोटल 12 शेड्यूल है, राइट। नेक्स्ट है 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6th एडिशन है ये तमिलनाडु में होने जा रहा है। तमिलनाडु में कहां पे? तमिलनाडु में चेन्नई में जवाहरलाल स्टेडियम में। कब से कब तक है ये? 19th ऑफ जनवरी से 31st ऑफ जनवरी के बीच में होगा। ये फर्स्ट टाइम है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये साउथ इंडिया में होने जा रही है। साउथ इंडिया में 4 सिटीज में होंगी, चेन्नई, कोयम्बटूर, मादुराई एंड त्रिची में। इस साल ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रही है इसका मस्कट क्या है? वीरा मंगई। वीरा मंगई कौन थी? ये रानी वेलु नचियार, जिसको बोला जाता था वीरा मंगई। ये जो रानी वेलु नचियार थी ये इंडियन क्वीन थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लड़ी थी। अब इस साल का ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका लोगो क्या है? फिगर ऑफ पोएट थिरुवल्लुवर, राइट। ये इसका लोगो हो गया, मस्कट हो गया। ये दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में, अक्सर का इससे जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं। इस साल टोटल कितने एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टोटल 5600 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में इंडिया का रैंक कौन सा है? तो इंडिया का रैंक है 4th। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग है क्या? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो है इसको इवैल्यूएट किया जाता है मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बेसिस पे। मिलिट्री कैपेबिलिटीज में मैन पावर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, इन सब चीजों को इवैल्यूएट किया जाता है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में। इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? यूएसए का है, सेकंड है रशिया का, थर्ड रैंक है चाइना का। टोटल कितने कंट्रीज को इवैल्यूएट किया गया है? टोटल 145 कंट्रीज को इवैल्यूएट किया गया है जिसमें इंडिया का रैंक है 4th, राइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ब्रांड सरपासेस सैमसंग एज टॉप स्मार्टफोन सेलर? अब 2010 से लेकर अब तक जो स्मार्टफोन, जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स जिसके बिकते थे वो था सैमसंग। लेकिन 2023 में जो बेस्ट स्मार्टफोन सेलर है वो कौन सी कंपनी है? तो वो है एप्पल। एप्पल के आईफोन जो है वो सबसे ज्यादा बिके हैं 2023 में। नेक्स्ट है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर? सिंगापुर में कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिन्होंने अपनी फर्स्ट ब्रांच ओपन करी है? तो बैंक का नाम है HDFC बैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023
2023 की जो एसर की रिपोर्ट्स है, अब इसमें से अगर हम एमसीक्यूज बनाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, तो इसीलिए ये पूरी की पूरी रिपोर्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इस साल की जो एसर रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है, तो उसका टाइटल है बियॉन्ड बेसिक्स। बियॉन्ड बेसिक्स इसका टाइटल है। और इसमें क्या किया गया था, इसमें हाउस होल्ड सर्वे करवाया गया है। हाउस होल्ड सर्वे लेड बाय प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन ने करवाया है हाउस होल्ड सर्वे। और ये जो सर्वे हुआ है इसमें 14 से 18 ईयर्स के एज ग्रुप का सर्वे किया गया है। राइट, कौन से एज ग्रुप को इसमें जो सर्वे है इसके अंडर कवर किया गया है, तो 14 से 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसमें जो है वो कवर किए गए हैं। टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें जिनका सर्वे हुआ है 26 स्टेट्स के अंदर, जिसमें 34,745 यूथ इन्वॉल्व है। राइट, 14 से 18 ईयर्स के एज ग्रुप के। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसका सर्वे किया गया है, मेजर डोमेन्स क्या है, बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज देखी गई है। इसमें इन्होंने चेक किया है कि जो इंडिया का यूथ है, जो 14 से 18 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, ये जो 14 से 18 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे हैं। अब उनकी बेसिक एंड अप्लाइड रीडिंग एंड मैथ्स एबिलिटीज कैसी है, ये चेक किया गया है इसके अंदर। डिजिटल अवेयरनेस एंड स्किल्स को देखा गया है, क्या वो स्मार्टफोन्स एक्सेस कर रहे हैं, उनको स्मार्टफोन्स यूज करने आते हैं नहीं आते हैं, इन सब चीजों का सर्वे किया गया है। एस्पिरेशंस, बच्चे क्या बनना चाहते हैं, एस्पिरेशंस उनकी क्या है, उनके रोल मॉडल्स क्या है, इन सब चीजों को इसके अंदर जो है वो देखा गया है, सर्वे किया गया है। और सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या आई है कि जो ओवरऑल बच्चे हैं 14 से 18 इयर्स के एज ग्रुप के जो टीनेजर है, उसमें से 26.5% ऐसे बच्चे हैं कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में सेकेंड क्लास की टेक्स्ट बुक भी रीड नहीं कर पा रहे हैं। उनसे सेकेंड क्लास की टेक्स्ट बुक भी रीड नहीं उनको करनी आती अपनी रीजनल लैंग्वेज में। जैसे पंजाब की पंजाबी रीजनल लैंग्वेज हो गई, तमिलनाडु की तमिल हो गई, तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही टेक्स्ट बुक नहीं रीड कर पा रहे। और 42.7% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश के सेंटेंसेस को रीड नहीं कर पा रहे। सिंपल इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है उनको वो रीड नहीं कर पा रहे। बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स की बात करें तो 56.7%, मतलब कि आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सिंपल 3 डिजिट की डिवीजन नहीं कर पा रहे, जैसे कि 546 को 2 के साथ डिवाइड करना है, तो सिंपल जो 3 डिजिट की डिवीजन प्रॉब्लम्स है वो भी उनसे सॉल्व नहीं हो पा रही 56.7% बच्चों से। अब एज ग्रुप क्या है 14 से 18 इयर्स की। 14 से 18 इयर्स के बच्चे 8th 9th के बच्चे हैं, 8th से लेकर 12th क्लास के बच्चे हैं जिनको 3 डिजिट नंबर्स की डिवीजन नहीं करनी आ रही। 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ, एक डिजिट के साथ ही डिवाइड करना है, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे, सारे नहीं है, आधे से ज्यादा 56.7% बच्चे हैं। राइट, 89% हाउस होल्ड्स का सर्वे किया गया है। 89% हाउस होल्ड्स में स्मार्टफोन्स है। जो भी सर्वे हुआ है उसमें 89% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके घर में स्मार्टफोन्स है, और 92% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि स्मार्टफोन्स को कैसे यूज करना है, उनको अच्छे से स्मार्टफोन्स यूज करने आ रहे हैं। इट मीन्स के पैंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे अब बच्चों का जो ध्यान है वो स्मार्टफोन्स की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। अब रिपोर्ट से रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि बच्चों को बेसिक रीडिंग में और अर्थमेटिक स्किल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो टीनेज के बच्चे हैं, 14 से 18 इयर्स वाले टीनेजर ही हो गए ना, तो अब वो 10th क्लास के, 11th के, 12th क्लास के बच्चे हैं, लेकिन उनको बेसिक रीडिंग नहीं आ रही, उनको देखकर पढ़ना नहीं आ रहा, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स उनको नहीं आ रही, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। राइट, तो ये जो एसर की रिपोर्ट है कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई है। हमारे इंडिया में एजुकेशन का जो हाल है वो इससे पता चलता है। अब चैलेंजेस क्या है? नॉट मोटिवेटेड टू स्टडी, द डेथ ऑफ क्लैरिटी, नो रोल मॉडल। अब है क्या, ये जो बच्चे हैं इनको कहीं से मोटिवेशन ही नहीं मिल रही पढ़ने की। अब ये सोचते हैं पढ़ के करना क्या है, इनका कोई एम ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। लड़कियां क्या सोचती है कि हमें तो खाना ही बनाना है घर पे रहकर, तो खाना बनाने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है। लड़के सोचते हैं हमें क्या पैसा कमाना है घर चलाने के लिए, तो उसके लिए पढ़ाई की क्या जरूरत, कहीं पे भी दिहाड़ी मजदूरी करेंगे और पैसा कमा लेंगे,
2 टाइम का खाना खाने के लिए। तो उनको कोई रोल मॉडल नहीं है उनका, उन्होंने कुछ सोच नहीं रखा कि हमने जिंदगी में क्या बनना है, उनको कुछ नहीं पता, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही। तो इसीलिए हमारे इंडिया का ये हाल है। ज्यादातर जो चैलेंजेस आ रहे हैं सामने वो यही है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना क्या है, उनका कोई एम ही नहीं है, एमलेस है, उनको कुछ नहीं पता पढ़ाई का क्या फायदा है, बड़े होकर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको मोटिवेशन ही नहीं मिल रही। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स की। कोचिंग सेंटर्स के लिए हमारी सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई है। नई गाइडलाइंस क्यों लेकर आई है? क्योंकि हमारे इंडिया में कोचिंग सेंटर्स का बहुत बुरा हाल है। छोटा सा क्लासरूम होता है, उसमें 100, 150, 200 बच्चे बैठे होते हैं और एक टीचर उनको पढ़ा रहा होता है। और स्ट्रेस लेवल बच्चों पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बच्चों पे ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब कोटा में जाकर बच्चों का हाल देख लो, सुसाइड रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। होता क्या है, 2-2, 3-3 साल कोटा में बैठ के तैयारी करते हैं, रैंक नहीं आता, बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए हमारी सरकार कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आई है। अब गाइडलाइंस में क्या बताया गया है कि कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचर की क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी वो कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकता है। जो भी कोचिंग सेंटर्स है वो कोई भी मिसलीडिंग प्रॉमिसेस नहीं करेंगे, फालतू के एडवर्टीजमेंट्स नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं उनकी फोटो ऑलमोस्ट हर एक कोचिंग सेंटर में लगी होती है। अब ऐसा तो है नहीं जो टॉपर है वो हर एक कोचिंग सेंटर में जाकर कोचिंग ले रहा था, बट क्या होता है, ऐसे ही झूठ मूठ की वो तस्वीरें लगा देते हैं। तो फालतू की एडवर्टीजमेंट जो है वो कोचिंग सेंटर्स नहीं करेंगे, बच्चों के साथ कोई भी मिसलीडिंग प्रॉमिसेस नहीं करेंगे। जैसे कोचिंग सेंटर वाले करते हैं कि हमारे यहाँ पे आप एडमिशन लो, जो आपका एग्जाम है वो क्रैक होगा ही होगा, हम गारंटी देते हैं, आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना रैंक आ जाएगा, इतने मार्क्स आ जाएंगे। मिसलीडिंग प्रॉमिसेस बहुत करते हैं। तो ये जो मिसलीडिंग प्रॉमिसेस, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब अब से कोचिंग सेंटर्स को बंद करना होगा। अब कोचिंग सेंटर में इनरोल होने के लिए मिनिमम एज 16 इयर्स होनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। राइट, मिनिमम एज 16 इयर्स की होनी चाहिए। 16 इयर्स के कम एज का जो बच्चा है वो कोचिंग सेंटर में नहीं जाएगा। 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 12th से जो कम क्वालिफिकेशन है जिस बच्चे की, उसको इनरोल नहीं किया जाएगा। राइट, मस्ट हैव प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम। जितने भी कोचिंग सेंटर है वहां पे प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए। बच्चों की टाइम टू टाइम काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना है स्टडी के लिए, फालतू का उनपे प्रेशर नहीं बनाना है, उनको मोटिवेट करना है। ऐसे नहीं कि घोड़े की तरह आप दौड़ते जाओ, रट्टे लगाते जाओ। राइट, प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए। बच्चे की एज 16 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन 10+2 से कम नहीं होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर्स कोई भी मिसलीडिंग प्रॉमिसेस नहीं करेंगे, फालतू के एडवर्टीजमेंट्स नहीं देंगे। और जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन है वो भी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और क्लासरूम का जो साइज है वो साइज के अकॉर्डिंग ही जो बच्चे हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वहां पे होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि छोटा सा कमरा है उसमें बहुत सारे बच्चे भर भर के बिठाए हुए हैं। क्लासरूम अच्छे होने चाहिए और उसमें जो स्टूडेंट और टीचर की एक फिक्स रेशियो होनी चाहिए। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।